हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख सकते हैं वहाँ से। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। चाइना ने फिर कुछ ऐसा काम किया है कि मोदी को कहना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, मतलब अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई और चाइना ने फिर से वही अपनी जो उनका ट्रू नेचर था ना वो दिखा दिया। कार्टोग्राफिक एग्रेशन उन्होंने की है, यानी कि एक स्टैंडर्ड सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप के नाम से एक मैप निकाला गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन वगैरह है वो अपनी टेरिटरीज़ में उन्होंने अब शामिल कर लिया। As China released the 2023 edition of its so-called standard map incorporating वो disputed areas, जहाँ की जो अभी disputed areas है, जहाँ पे अभी clearly demarcated boundaries नहीं है, वहाँ के एरियाज़ को भी अपने एरिया में शामिल करने की क्या ज़रूरत थी, including its claims over Arunachal Pradesh and Aksai Chin region. India launched a strong protest through diplomatic channels and said that ये वाले स्टेप्स होते हैं ना, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेंगे इश्यू को। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इश्यू है ना उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। दिस कम डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, अभी कुछ दिनों पहले मिलिट्री का स्टैंड ऑफ हुआ है कि मिलिट्री को अपनी वापस लेंगे जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, अभी ब्रिक्स में इनफॉर्मल मीटिंग हुई है और जो एक बायलेटरल मीटिंग हुई है इनफॉर्मल, ठीक है, उसमें भी ये बोला गया कि हमें कुछ करना पड़ेगा, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, और वहाँ उन्होंने मैप निकाल दिया तुरंत। कुछ लोग नहीं सुधरते, चाहे उनके सामने कितने से भी अच्छे से पेश आ जाए या कितनी भी जो नेगोशिएशंस होती हैं वो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक चैनल से यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी रिजेक्टेड दीज क्लेम्स एज दे हैव नो बेसिस। ये बाउंड्री डिस्प्यूट को और बढ़ावा देंगे बस। ठीक है, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने बोला है कि इनका ऐसा चलता रहता है, ये अब से नहीं है, ये 1951 से ही हो रहा है इनका। ठीक है, चाइना हैज़ इवन इन द पास्ट आउट मैप्स विच क्लेम्स द टेरिटरीज विच आर नॉट चाइनाज। ठीक है, जो चाइना की नहीं है ना वो भी टेरिटरी अपने में शामिल करके दिखाना, ये उनकी पुरानी आदत है। दिस इज़ एन ओल्ड हैबिट ऑफ देयर्स। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू। ये 1950 से स्टार्ट हो रखा है ये सारी चीज़ें। हमें ये चीज़ें क्लियर है कि हमारी बाउंड्रीज़ कौन कौन सी है, उसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, बट चाइना इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। राइट, आपको ये चीज़ लिखनी है, ये स्पेशली ये वर्ड कार्टोग्राफिक एग्रेशन। ठीक है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन, कभी इंडिया ने कार्टोग्राफिक एग्रेशन नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान के केस में हो, चाहे चाइना के केस में हो, चाहे नेपाल के केस में हो। हमेशा ये कंट्रीज़ का वो अपने हमारी जो टेरिटरीज़ है उन्हें अपने में शामिल करती हैं। चाइना ने सिर्फ इंडिया की टेरिटरीज़ को ही नहीं, ताइवान पे भी अपना क्लेम बैठाया है। ठीक है, और एक लार्ज पार्ट साउथ चाइना सी का एक लार्ज पार्ट कवर करने की कोशिश की है चाइना ने। एक लार्ज टेरिटरी अपनी दिखाने की कोशिश की है। इंडिया ने हर बार हमेशा ये बोला है कि अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ जो आप अपने में शामिल करना वो करने की बात करते हैं वो हमारे रहेंगे, वो हमारे इंटीग्रल एंड एलिएनेबल पार्ट है इंडिया के। ये वाले आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, जो हमारी इंटेग्रिटी, जो हमारी टेरिटरी है ना, उसके साथ आपको कोई खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है, कोई कंट्री उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। वो हमारी टेरिटरीज थी और हमारे ही रहेंगे, चाहे कितने भी कार्टोग्राफिक एग्रेशंस ये लोग कर लें आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर एक प्रेजेंट करना है इंडिया की ज़्यादा साइड लेते हुए, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सही है। इंडिया अपनी तरफ से नेगोशिएशंस भी कर रहा है, हमें हमारी टेरिटरीज़ पता है।
नेक्स्ट है ऐसी आस्क गवर्नमेंट इज देयर इज टाइम फॉर वो टाइम फ्रेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला है कोई दबाव नहीं है, पर ये कुछ आपने सोचा है कि क्या टाइम फ्रेम हो सकता है। अंडरलाइनिंग दैट रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर, यानी कि सेंटर से पूछा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी का लाना इम्पॉर्टेंट है, लोकतंत्र का लाना इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे और फिर लोकतंत्र आएगा, लोगों की राय रखी जाएगी। ये चीज़ वहाँ पे एम्फेसाइज किया है CJI ने। if it has a time frame and roadmap to grant a statehood to the erstwhile state of Jammu and Kashmir, which was recognized into यूनियन टेरिटरीज। बन गई थी ना 2019 में 5 अगस्त, ये बन गए थे यूनियन टेरिटरीज। अब इनके स्टेटहुड को रीस्टोर करने की बात करी जा रही है। वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, हम इस मतलब हमें इसका भली भांति ज्ञात है इस चीज़ का कि वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आसपास की कंट्रीज़ ठीक नहीं है, स्पेशली अफ़गानिस्तान, वो उधर वहाँ से लद्दाख की तरफ से चाइना और इधर वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, पर फिर भी मतलब कि वहाँ पे नेशन को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिबेट चली है कल सॉलिसिटर जनरल में एंड CJI में। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल ये लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो सरकार है ना उनके लॉ ऑफिसर्स होंगे। यानी कि सरकार, PM मोदी खुद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, वो अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं। ठीक है, अभी गए हैं सॉलिसिटर जनरल, कौन? तुषार मेहता। इन्होंने डिबेट करी है उनसे। ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि अटॉर्नी जनरल एंड जो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ना अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट होते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल को भेजा गया ताकि उनसे बात क्लियर हो जाए। नहीं होगा तो अटॉर्नी जनरल जाएंगे। ठीक है, ये सरकार का एक व्यू पॉइंट रखते हैं किसी लीगल मैटर में। ठीक है, जहाँ पे कानून का मुद्दा हो, स्पेशली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 आता है, उसका मुद्दा है। स्टेट एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है कि यूनियन टेरिटरीज, फेडरलिज्म का मुद्दा है। उसमें क्या होगा, सरकार का व्यू पॉइंट प्रेजेंट करेंगे ये दोनों। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जब रिज़ाइन कर देते हैं PM एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर या डिज़ोल्व हो जाती है तो ये भी चले जाते हैं, क्योंकि जब दूसरी सरकार आती है तो वो दूसरा सजेस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल, वो अपने लॉ ऑफिसर्स ना सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाली न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, ये समझने के लिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को रीस्टोर करना भी ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। ये यहाँ पे पूरी ये सारी डिबेट कर रखी है उन्होंने। कुछ CJI ने बोला है, कुछ मेहता ने बोला है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी। आपको बेसिकली कंक्लूज़न देखना है वहाँ पे। ठीक है, मतलब यानी कि किन फैक्ट्स को फॉलो करके वो एक कंक्लूड करते हैं ना चीज़ें, वो देखना है। उस पर आपको एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना है कि ये बिल्कुल सही किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी और मतलब डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही किया गया है, जो भी फैसला वो लोग लेंगे, ऐसा आपको बोलना है वहाँ पे। आपको यूटिलिटी देखनी है न्यूज़ की, मतलब नो फालतू न्यूज़, नो टाइम वेस्ट। ठीक है, यूटिलिटी देखनी है कि आप उन्हें अपने GS पेपर्स में ऐसे इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला मुझे UPPSC के लिए एक 1 लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिला था। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ इनागोरेट्स अ हॉकी म्यूजियम इन झांसी और नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 लाइनर में कि कहाँ पे खुला है हॉकी म्यूज़ियम। झांसी में खुला है। बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी? हॉकी लेजेंड ध्यानचंद। ये आपको एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है, अगर UPPSC का मतलब UPPSC की प्रीलिम्स में ये आ सकता है पूछने को। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था ये वाला, क्लाइमेट फाइनेंस पे रिलेटेड था ये। ठीक है,
ये कह रही है कि फॉरेन कंट्रीज़ ना, मतलब जो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो $100 बिलियन दे रही हैं क्लाइमेट फाइनेंस। बट ये एक समुद्र में ना एक छोटी सी बूंद है ये, क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं चल पाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस हमें और भी चाहिए। जिस तरीके से प्रॉब्लम सब ट्रिगर हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ओशन सी राइज, मतलब सी लेवल राइज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, तो उसे मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के लिए ना हमें और फंड्स चाहिए होंगे। India has taken over the presidency of G20 at a time when consensus building is difficult. One area where there is a complete polarization of the subject of climate change when it comes to the climate change is specifically present commitments made by developed world are absolutely insufficient. ठीक है, ये आप अपने मतलब आंसर में ना जब आप चैलेंजेस लिखेंगे क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड या एक डायमेंशन प्रेजेंट करेंगे, वो आपको ये मेंशन करना है वहाँ पे। या कोई एक फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे लिखने को आ गया कि मतलब कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो एक ओशन में एक ड्रॉप के समान होते हैं, कुछ भी ऐसा कोई फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे आ गया और आपको एक डायमेंशन मतलब प्रेजेंट करना पड़ जाए, तो आप ये लिख सकते हैं वहाँ पे। यूटिलाइजेशन आना चाहिए सिर्फ। बाकी न्यूज़पेपर सभी वही सेम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट वो जनरल न्यूज़पेपर टाइप नहीं पढ़ना कि आप बिल्कुल एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकालेंगे क्या, उसमें से लिखेंगे क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। वरना इररिलेवेंट न्यूज़ तो न्यूज़ डिबेट टीवी में भी होती है, राइट। द नीड फॉर क्लाइमेट चेंज वो टुडे इज़ एस्टिमेटेड टू बी $4.35 ट्रिलियन। ठीक है, अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट्स के टारगेट्स को मीट करना है ना, पेरिस एग्रीमेंट्स 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमें वो मतलब टारगेट्स हमें करने हैं तो $4.35 ट्रिलियन की हमें ज़रूरत होगी। सिर्फ $100 बिलियन में काम नहीं चलेगा। 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के, कौन कौन से? मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। ठीक है, मिटिगेशन क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि एडेप्टेशन मतलब एडेप्टेशन क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी में। मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है बेसिकली हम अपने आप को बचा रहे हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हम आगे उसे कैसे काम आगे मतलब कैसे उससे काम करेंगे, राइट। ये सारे फैक्ट आपके लिए ज़रूरी हैं लिखने। इट इज़ नाउ टाइम फॉर द कंट्रीज स्पेशली लाइक दोज ऑफ इंडिया, अपने अंदर यानी कि कंट्री के अंदर से आपको फ़ंड मोबिलाइज़ करना होगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ दे रही हैं ना वो उतना सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री होने के नाते रेगुलर मतलब हमारी जो ग्रोथ हो रही है ना, उस हिसाब से भी हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ रुख करें अपना। और उस रुख करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस के लिए हमें बाहर से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, बिकॉज वो एक ड्रॉप है ओशन में, राइट। हमें क्या करना है? हमें कंट्री के विद इन देखना होगा। यहाँ से प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, एनजीओज़ हो गए, सिविल सोसाइटीज़ हो गई, यहाँ से फ़ंड को मोबिलाइज़ करना होगा उनकी कंट्री के लिए, उनके वर्ल्ड के लिए, राइट, उन्हें डिज़ास्टर से बचाने के लिए। जैसे कि फ्लड आता है ना, फ्लड का क्या हम एक कुछ इमीडिएट मेजर्स लेते हैं, लाइक सबको वो रेस्क्यू वगैरह हो गया, सबको मतलब बचा लिया गया, ठीक है, या कुछ मतलब घर ऐसे बना दिए गए कि फ्लड से ज़्यादा नुकसान ना हो, अर्थक्वेक से नुकसान ना हो। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें लंबा फाइनेंस मांगती हैं। The financial institution will have to fund technologies that are commercially mature, जो commercially mature है like wind and solar। इसमें ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है, नो, आगे ये वाली टेक्नोलॉजीज मैच्योर हो गई हैं। इन सब में आपको ये कमर्शियली इसमें इन्वेस्ट कराना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि इसमें रिस्क नहीं, इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत मोनेटाइज मतलब एक मोनेटाइज एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तभी वो लोग इसमें इनोवेशन के थ्रू, इनोवेशन के साथ साथ क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। दे विल ऑल्सो हैव टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी।
The government will have to step in for technologies that are not yet ripe for commercial ventures. जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, ये कमर्शियल वेंचर्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है. इन्हें क्या करना होगा, इनमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन सब के थ्रू इसे पब्लिकली वायबल करवाना होगा. As far as adaptation measures are concerned, the private sector has to be roped in. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन लो, बट दिस विल रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. Worldwide, the major chunk of adaptation finance comes from multilateral development in the form of loans. Private sector participation in adaptation process is less than 2%. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर उतना पार्टिसिपेट नहीं करता है क्लाइमेट रिलेटेड थिंग्स में या प्रोजेक्ट्स में. उन्हें वो मतलब इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है. ठीक है, अगर हमें पार्टिसिपेशन चाहिए ना, तो उन्हें हमें अवेयर करना होगा दैट इट इज़ नॉट रिस्की बट इट इज़ बेनिफिशियल. नो डाउट गवर्नमेंट विल नीड एडिशनल रिसोर्सेज. दीज कैन पॉसिबली रेस्ड. कैसे रिसोर्सेज आ सकते हैं, जो फंड है, कार्बन टैक्स को इम्पोज करके, इश्यू ऑफ द ग्रीन बॉन्ड्स एंड कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स. ठीक है, बॉन्ड्स को हम इश्यू कराएंगे ना, तो क्या होगा, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएंगी, पैसे मिलेंगे, वहाँ से फाइनेंस मिलेगा. राइट. दस एज फार एज क्लाइमेट फाइनेंस इज कंसर्न, कंट्रीज विल हैव टू मोस्टली लुक विद इन. अपनी कंट्री में देखना होगा कि वहाँ से वो लोग कैसे फंड को मोबिलाइज कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस में लग सकते हैं. इन एनी केस, $100 billion इज जस्ट a year is just a drop in the ocean. यानी कि ट्रिलियंस की ज़रूरत है हमें, बट वो बिलियंस में देखिए कंट्रीज़ को शांत कर देते हैं कि चलो हमने कंट्रीब्यूट किया है. बट जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई ना आज के डेट में, और जो बिल्कुल हिस्टोरिकल इमिटर्स थे, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस को इतना ज़्यादा इमिट किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कि आज वो चीज़ संभालनी मुश्किल हो जा रही है. उनसे रिलेटेड प्राकृतिक आपदाओं को संभालना मुश्किल हो जा रहा है. ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलना कैसे हुए, ट्रिगर किसने किया, ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस ने. ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही थी पहले से ही, बट ट्रिगर किया इसने. राइट. इसीलिए आपको ये कहना है कि फाइनेंस की ज़रूरत है. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हेल्प कर रही हैं वो अभी इनसफिशेंट है, ज़्यादा एडुकेट नहीं है. हमें कंट्रीज़ के अंदर से मोबिलाइज़ करना होगा. उसमें आप फॉर एग्जांपल लिख देंगे कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स को, कार्बन टैक्स को इम्पोज करके, आप ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में. ठीक है, ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, आपके आंसर को एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक देगा कि हाँ, आपको क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में नॉलेज है कि देखिए वो लोग जो दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, अपनी कंट्री से कुछ करना पड़ेगा. आपको एक प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स दिखानी है, वहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखानी है. राइट. ये सारे देते हैं मेंस में प्लस मार्क्स. वन फूड इज़ अ वैक्सीन, ये GS पेपर 2 हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. टीबी के लिए, यानी कि टीबी के लिए हमने वैक्सीन तो डेवलप कर दी, बट जो सोशल जो कंस्ट्रेंट्स है ना उसके साथ, जैसे कि फूड का एक्सेस होना, न्यूट्रिशन का एक्सेस होना, एक सोशल सपोर्ट का एक्सेस होना, वो चीज़ नहीं है अभी टीबी के पेशेंट्स के साथ. If food supplementation can be so effective for TB by acting through strengthening the body's immune system, then one might expect that such benefits may be seen across all infectious disease. A range of other conditions more generally attending to a wider array of social determinants of disease. यानी कि social determinants को आप टैकल करेंगे ना, तो आपको एक holistic look मिलेगा उस disease को टैकल करने का. ठीक है, 2025 तक हमारे एम्बिशन क्या है कि टीबी फ्री, टीबी मुक्त भारत हो जाए. उसके लिए हमें सिर्फ वैक्सीन्स पर ही नहीं, दवाइयों पर ही नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम पर ही नहीं, बल्कि सोसाइटी एक हॉलिस्टिक डायमेंशन लेके चलना होगा. It has been clearly demonstrated that income support to poor families contribute reduced suicide mortality, addressing intimate partners violence. यानी कि अगर हम उन्हें थोड़ा मतलब इनकम सपोर्ट देते हैं ना,
तो ये चीज़ मतलब ये फैक्ट है कि क्या होता है, जो सुसाइड मोर्टालिटी होती है वो रिड्यूस होती है, पार्टनर की तरफ से वॉयलेंस मतलब कम होता है, एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन वुमेन की कम होती है, हाउस सपोर्ट फॉर पीपल। ठीक है, ये सारी चीज़ मतलब चीज़ें क्या मतलब कंट्रीब्यूट करती है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, डिजीज़ के ओवरऑल एलिमिनेशन में। This body of evidence is a singular implication. Healthcare must go beyond this narrow fixation on biomedical interventions. ठीक है, सिर्फ बायोमेडिकल इंटरवेंशंस करके ही नहीं, आपको सोसाइटल इंटरवेंशंस भी चाहिए। ये मेन थिंग आप लिखेंगे जीएस पेपर 2 में जब हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा। या आप किसी भी डिजीज़ के लिए लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, कैसी भी डिजीज़ हो, ये वाली लाइन आप नोट कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही नहीं बल्कि सोसाइटल इंटरवेंशन भी करना होगा। ठीक है, प्रिकॉशन एंड क्योर दोनों बताना होगा, अच्छे से अवेयर करना होगा। ये सोसाइटल थिंग्स हैं, सोसाइटी की तरफ से उसे एक सपोर्ट देना होगा। फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले HIV एड्स का एग्जांपल आता था कि सोसाइटी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिले। ठीक है, हेल्थ केयर मस्ट गो बियॉन्ड। ठीक है, वी आर टू अचीव बेटर आउटकम्स बोथ फॉर आवर पेशेंट्स एंड फॉर पॉपुलेशन हेल्थ। ठीक है, पॉपुलेशन की भी हेल्थ बनी रहे और पेशेंट्स भी ठीक हो जाए, जो बीमारियां हैं उससे भी इरेडिकेशन मिले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो सबकी, जो होती है एक प्राकृतिक रूप से मतलब मृत्यु हो, डिग्निटी वाली मृत्यु हो। ठीक है, ये हमें एक्चुअली एम करना चाहिए। Integrating social welfares within primary and secondary care facilities offer one strategy to achieve this goal. ठीक है, पब्लिक सेक्टर को विद प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन से हमें ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल एक फोकस करना होगा। निक्षय पोषण योजना 2018 में लॉन्च हुई थी, ये आप लिखेंगे जब टीबी से रिलेटेड कुछ आ जाएगा। इसमें क्या था, फूड सप्लीमेंटेशन और कैश ट्रांसफ़र मिल रहा था टीबी पेशेंट्स को ताकि वो अपने लिए फूड ले सकें। इसी से हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एक होलिस्टिक लुक अगर लेके चलें तो उससे अचीव होगा ये एम्बिशियस टारगेट ऑफ इरेडिकेटिंग टीबी बाय 2025। In a country striving to be a leader in science but whose state medical institutions have, with a few exceptions, failed वर्ल्ड क्लास रिसर्च, यानी कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च हमारी कंट्री के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस नहीं दे पाते। ठीक है, पुअर एंड मासेस जो एक ज़्यादा लार्ज सेक्शन है ना डिसएडवांटेज्ड का, उसे मतलब उसे अपलिफ्ट करने के लिए, उन पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा ताकि अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम कुछ बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस करके हम क्या करें, बायोमेडिकल इंटरवेंशंस करके हम मेडिसिन्स बनाएं, वैक्सीन्स बनाएं जो अफोर्डेबल प्राइसेस पे हर एक को उपलब्ध हो जाए। हम उन्हें एक सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटल सपोर्ट के लिए अवेयर करें, कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम सोचें उसके लिए अवेयर करें, एंड फूड सप्लीमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तब जाके कोई डिजीज़ इरेडिकेट होती है पूरी। इस वाले एडिटोरियल में सिर्फ इतने पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जितने भी मैं हाईलाइट करती हूँ ना वो सारी चीज़ आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, अपने जीएस पेपर्स में। चंद्रयान 3 रोवर डिटेक्ट सल्फर अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसे कुछ मिला है चंद्रयान रोवर को, जो चंद्रयान 3 गया था 23 अगस्त। एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, मैंगनीज़, ये वाली मतलब चीज़ें मिली हैं। हाइड्रोजन को ढूंढना अभी बाकी है, मतलब वो अभी काम चल रहा है वहाँ पे। एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कैन रिवील इंसाइट्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ मून। ठीक है, वहाँ पे जो सल्फर मिला है ना उससे थोड़े
कुछ मतलब एवोल्यूशन ऑफ मून के लिए भी कुछ चीज़ें ये दर्शाता है। सल्फर यूजुअली ओरिजिनेट्स इन वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, वोल्केनो का बर्स्ट हो जाना, ठीक है, लावा निकलता है उसमें से सल्फर निकलते हैं, सल्फर गैस निकलती है या सल्फर के कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है, गैसेस, एशेस, इन सब में सल्फर पाया जाता है वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो ये बताएगा कि मून में वोल्केनोज कैसे वहाँ पे उठते थे, ठीक है, मून में क्या होता था वहाँ पे। ये वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 830 फेक इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट गॉट स्कॉलरशिप्स फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी के फेक इंस्टीट्यूशंस हैं इतने, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, देखिए कॉस्ट ₹144 करोड़ लॉस, ठीक है, एक्सचेकर को इतना लॉस हुआ है, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है फेक चीज़ों में, फेक माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस में। या आप देख रहे हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जीएस पेपर 4 के लिए ये वाला एग्जाम्पल है कि लोअर इम्प्लीमेंटेशन इतना ख़राब है कि विदाउट एनी प्रॉपर ऑथोराइजेशन, विदाउट एनी प्रॉपर चेकिंग एंड मॉनिटरिंग आप स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं सबको, सारे इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन पहले इनिशियल लेवल पे एक आइडेंटिफाई करके ना ऑथोराइज़ किया जाता है कि हाँ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी के लिए है, इंस्टीट्यूशन है। बट अगर लापरवाही हो जाती है ना तो वो इतना लॉस करवा देता है। इसीलिए ये वाला आपको दिखाना है कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप लापरवाही नहीं होनी चाहिए, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए। According to FIR registered on the ministry's allegation, these are institutes registered with the National Scholarship Portal that were found either non-operational or fake or partial fake. मतलब इतना सारा पैसा इन चीज़ों में लग गया यहाँ पे। ये भी एक फ़ंड की तरह ही हुआ, ठीक है। मतलब जो फेक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या होंगे, कुछ ना कुछ बुरी एक्टिविटीज़ करेंगे, इलिसिट एंड मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ ही करेंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप्स जा रही है। देखिए आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे या क्वेश्चन पेपर्स होंगे, मैं वो दे दूँगी। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्या है, इसमें दिल्ली ये पोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो एडिटोरियल है ना मैं वो आपको दे दूँगी, मतलब जो ये आर्टिकल है मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी आपको। इसमें ये दिखाया गया है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन रेट इतना है ना कि वहाँ पे 12 साल अपनी लाइफ कम हो जा रही है वहाँ पे लोगों की, ठीक है। एयर पोल्यूशन को चली जा रही है। ये चीज़ें वहाँ पे लिखनी ज़रूरी है, मतलब एक फैक्ट वहाँ पे देना ज़रूरी है, फिर चैलेंजेस एंड बॉडी एंड कंक्लूजन बन जाता है। इंडिया फेसेस द ग्रेटेस्ट हेल्थ बर्डन फ्रॉम एयर पॉल्यूशन अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट हेल्थ बर्डन हमें मिलता है पॉल्यूशन से। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, उतना समझने की, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, उतनी लिखने की नहीं है। द mere फैक्ट दैट लेजिस्लेशन इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस, यानी कि अगर किसी जेंडर स्पेसिफिक इश्यू को अगर मतलब एड्रेस करने के लिए अगर कोई एक लॉ लाया गया है ना तो आप उसे एंटी मैन नहीं समझेंगे, ठीक है। यानी कि वो एक पर्टिकुलर जेंडर के पर्टिकुलर इश्यू को टैकल करता है। सारे जेंडर्स की सिचुएशन या प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ एक जैसे नहीं होते, ये इसमें बोला गया है। यानी कि अगर कोई ऐसा आए ना, आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि कुछ जेंडर स्पेसिफिक लॉज लाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि सारे जेंडर्स के इश्यूज़ सेम नहीं होते, ठीक है। इसमें आपको एंटी मैन या एंटी बॉयज़ आप नहीं सोचेंगे, ऐसा वहाँ पे बताना है।
ठीक है, तो मिलते हैं कल। पीडीएफ्स क्वेश्चंस वगैरह मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तब तक क्या करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है एंड राइट करना है। ठीक है, लिखना भी है, जो मैंने बोला है लिखने के लिए, जो लाइंस या जो वर्ड्स, जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वो उसे आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आंसर्स में। ओके, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।